नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर एडिथ ईवा एगर की लिखी हुई द चॉइस एम्ब्रेस द पॉसिबल। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इस किताब की आत्मा को समझने में मदद करती है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक कहानी नहीं है। ये इंसान के अंदर की जो जिद होती है ना जीने की, उसका एक हैरान करने वाला सफर है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, कोई ऑश्विट्ज जैसे कैंप से बच निकले और फिर न सिर्फ जिए बल्कि दूसरों के जख्म भरने वाला एक जाना माना मनोवैज्ञानिक बन जाए। हाँ। आज हम इसी सफर से निकले जो सबक हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। जो हमें पता चला है उसके आधार पर। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए कल के किसी भयानक हादसे के बारे में नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमारे अंदर, हमारे मन में हमेशा एक चुनने की गुंजाइश रहती है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि डॉक्टर एगर की जिंदगी और उनके जो संदेश है, उनके अहम पहलुओं पर बात करें, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से। तो चलें शुरू करते हैं। कहानी हंगरी से शुरू होती है। एडिथ एक जवान यहूदी लड़की, सपने हैं, उम्मीदें हैं। लेकिन फिर आता है 1944, वो साल जब सब बदल गया। नाजी आते हैं, उन्हें, उनकी बहन, उनके माँ बाप को पकड़कर ऑश्विट्ज ले जाते हैं। हाँ। और वहां पहुंचते ही उनकी माँ को उनको गैस चैम्बर भेज दिया जाता है। ये पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचकर भी डर लगता है। बिल्कुल। और वो तो बस एक शुरुआत थी उस भयानक दौर की जिसका एडिथ को सामना करना पड़ा। हाँ, मौत का डर हर पल, भूख जो कभी मिटती ही नहीं थी, और वो इंसानी क्रूरता जिसकी कोई हद नहीं थी। उफ। और वो दिमागी चोट जिसे शायद शब्दों में कहना भी मुश्किल है। सही बात है। लेकिन जो बात यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाती है, और शायद इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा भी यही है, कि उस गहरी निराशा में भी, उस तकलीफ के सागर में भी एडिथ ने, जैसा पता चलता है, उम्मीद को पूरी तरह नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं उनकी इंसानियत वो जिंदा रही। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि कोई ऐसी हालत में भी अपने अंदर की ताकत कैसे बचाए रख सकता है। सच में ये जो रेजिलियंस कहते हैं ना, उसकी एक अविश्वसनीय मिसाल है। हाँ, बिल्कुल। और फिर जंग खत्म हुई, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई होगी उनकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मौत के मुंह से निकलकर अमेरिका पहुंची, एक नई जगह, एक नई शुरुआत। पर वो अतीत, वो तो साथ ही रहा होगा। हाँ, वो साए कहाँ जाते हैं। तो ये शुरुआत भी आसान नहीं रही होगी। यहां से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल अलग, पर शायद उतना ही मुश्किल सफर शुरू हुआ। सही। उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को समेटा, बल्कि पढ़ाई की, साइकोलॉजी में डॉक्टरेट ली। ये अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा है, खासकर उन यादों के साथ। हाँ, और ये डिग्री सिर्फ एक पढ़ाई की डिग्री नहीं थी शायद। ये उनके अपने जख्मों को समझने और उनसे ऊपर उठने के प्रक्रिया का हिस्सा थी। शायद, हाँ। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उन्होंने तय किया कि वो अपना अनुभव, अपनी पढ़ाई, इसका इस्तेमाल करेंगी दूसरों की मदद के लिए। अच्छा। खास तौर पर उन लोगों की मदद जो अपनी अंदरूनी तकलीफों से जूझ रहे हैं, अपने मानसिक जख्मों से, फिर चाहे वो जंग से लौटे सैनिक हों या आम लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई गहरा सदमा झेला हो। उनका काम सिर्फ किताबों वाला नहीं था, उसमें उनके अपने भोगे हुए सच की सच्चाई थी, गहराई थी। इसीलिए उनकी बातों में इतना दम है। सही। और उन्होंने जो कुछ सीखा, जो सहा और जो फिर दूसरों को सिखाया, उसका निचोड़ हमें एक सोच में मिलता है जिसका जिक्र बार बार आता है जानकारी। हाँ, क्या है वो ये कहती हैं कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते। ये सच है। हाँ, ये तो है। लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम उस अतीत को अपने आज और अपने आने वाले कल पर कैसे असर डालने देते हैं। इस बात को अगर थोड़ा सोचें तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी है और कितनी बड़ी आजादी भी देती है। हाँ, आजादी, ये शब्द यहाँ बहुत अहम है। बिल्कुल। अतीत तो हो गया, वो बीत गया, लेकिन उसे आज की खुशी का या कल की राह का रोड़ा बनाना है या उससे सीखकर आगे बढ़ना है, ये चुनाव हमारा है, हर दिन, हर पल। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल होता होगा, खासकर जब अतीत इतना दर्दनाक हो। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
और इसी बड़े विचार के इर्द गिर्द, जैसा हमें पता चला है, और भी कई जरूरी बातें हैं। जैसे? एक तो ये कि दुख या तकलीफ वो जिंदगी का हिस्सा है, उससे कोई बच नहीं सकता। सही बात है। कोई भी हो, कभी ना कभी मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन उस तकलीफ पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? यानी हम रिएक्ट कैसे करते हैं? हाँ, हम उसका सामना कैसे करते हैं? क्या हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उससे कुछ सीखते हैं? ये चुनाव, ये पूरी तरह हमारा है। ये चुनने की शक्ति ही शायद उनकी पूरी फिलॉसफी का बेस है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बहुत बहुत अहम बात है माफी और स्वीकार करना। माफी, फॉरगिवनेस। हाँ, अक्सर हम सोचते हैं माफी दूसरों के लिए होती है, लेकिन डॉक्टर एगर का तजुर्बा ये बताता है कि माफी, खासकर खुद को माफ करना और जो हो चुका है उसे स्वीकार करना, वो असल में खुद को आजाद करने का रास्ता है। अच्छा, खुद को आजाद करना। हाँ, जब तक हम वो कड़वाहट, गुस्सा या बदले की भावना उसे पकड़े रहते हैं ना, हम असल में खुद को ही कैद में रखते हैं। ये तो गहरी बात है। बहुत। और एक बात और जो जानकारी में थी, वो भी सोचने में मजबूर करती है कि कोई इंसान तब तक विक्टिम या शिकार नहीं है जब तक वो खुद को वैसा मानता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो हुआ वो गलत नहीं था या दर्द नहीं हुआ, वो तो हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, दर्द सच्चा था। हाँ। अन्याय हुआ था। लेकिन उस दर्द को ही अपनी पहचान बना लेना, खुद को हमेशा एक पीड़ित की तरह देखना, ये भी एक तरह का चुनाव है शायद, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ, बिल्कुल। ये कहना कि मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं जीवित बची हूँ या मैं सर्वाइवर हूँ, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। राइट। तो इन सभी विचारों को अगर हम जोड़ें, चुनने की ताकत, दुख को मानना, माफ करना, पीड़ित वाली सोच से बाहर आना, ये सब मिलकर हमें कहाँ ले जाते हैं? कहाँ? इंटरनल फ्रीडम की तरफ। अंदरूनी आजादी। हाँ, डॉक्टर एगर की जिंदगी ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बाहर के हालात आपको कैद कर सकते हैं, आपकी फिजिकल फ्रीडम छीन सकते हैं। जो ऑश्विट्ज में हुआ। हाँ, लेकिन आपके मन की आजादी, आपकी सोच पर आपका कंट्रोल, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक आप खुद ना चाहें। वो बताती हैं कि ऑश्विट्ज की दीवारों के पीछे भी वो अपने मन में आज़ाद थीं, वो चुन सकती थीं कि वो क्या सोचेंगी। ये जो अंदर की आज़ादी थी ना, यही उनकी असली ताकत थी। वाह। और माफ़ी का जो साइकोलॉजिकल पहलू है, वो भी बहुत गहरा है। गुस्सा, नफरत, ये बहुत भारी बोझ होते हैं मन पर। हाँ, होते हैं। माफ़ करके हम असल में खुद को इस बोझ से हल्का करते हैं। ये दूसरों के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए ज़रूरी है। सही कहा। और वो पीड़ित वाली मानसिकता से निकलना, उसका मतलब है अपनी ताकत को पहचानना, अपनी जिंदगी की लगाम वापस अपने हाथ में लेना। यहाँ जो बात मुझे बहुत अनोखी लगती है, वो ये है कि कैसे एक इंसान जो खुद इतनी भयानक तकलीफ और ट्रॉमा से गुजरा हो, वो न सिर्फ उससे उभरता है, हाँ, बल्कि दूसरों को उन्हीं जैसे ट्रॉमा से उभरने में मदद करने वाला बन जाता है। ये जो सफर है ना, ट्रॉमा झेलने वाले से ट्रॉमा का इलाज करने वाले तक का, ये इंसान की क्षमता की हदें मिखाता है। ये बदलाव, ये वाकई असाधारण है। और जो हमें जानकारी मिली है वो ये भी बताती है कि ये किताब किन लोगों के लिए, खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। हाँ, जाहिर है, जो लोग किसी भी तरह के सदमे से, गहरे दुख से या बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक गाइड जैसी हो सकती है। बिल्कुल। ये उन्हें दिखा सकती है कि अंधेरे के बाद भी रोशनी है। हाँ, उम्मीद है। हाँ। लेकिन इसका दायरा सिर्फ यहीं तक नहीं है। मेरे ख्याल से ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने अतीत के बोझ से आज़ाद होना चाहता है, जो माफ करना सीखना चाहता है, चाहे दूसरों को या शायद सबसे जरूरी खुद को माफ करना। हाँ, जो लोग जिंदगी में ज्यादा मतलब ढूंढ रहे हैं, ज्यादा शांति, अपनी अंदरूनी ताकत को खोजना चाहते हैं, उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। तो ये सिर्फ एक दर्दनाक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उम्मीद जगाने वाली, खुद को समझने और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने का एक जरिया बन सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर मुश्किल से मुश्किल हालात से भी उभरने की ताकत वो मौजूद है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें, तो डॉक्टर एडिथ एगर की कहानी और उनकी किताब द चॉइस हमें यही सिखाती है कि इंसान की आत्मा में, उसकी इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है। सबसे भयानक, सबसे अमानवीय हालात में भी हमारे पास चुनने का अधिकार होता है। नफरत की जगह प्यार चुनना, निराशा की जगह उम्मीद चुनना,
कैद में भी आज़ादी महसूस करना। सही कहा। ऑशविट्ज़ के उस नर्क से बचकर दूसरों के मन के जख्म भरने वाली एक सम्मानित मनोवैज्ञानिक बनने तक का उनका सफ़र, ये किसी चमत्कार जैसा लगता है और हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये हमें इंसान की जो जीने की जबरदस्त इच्छा है ना, उसकी ताकत का एहसास कराती है। हाँ। और इसी के साथ शायद हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं जिस पर वो खुद सोचें। जरूर। डॉक्टर एगर ने तो बहुत ही एक्सट्रीम हालात में चुनाव करने की बात की जहां जिंदगी और मौत का सवाल था। हाँ। लेकिन हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी छोटी बड़ी चुनौतियों में, निराशाओं में, मुश्किलों में जब हम उनका सामना करते हैं तो चुनाव के इस सिद्धांत को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। रोजमर्रा की जिंदगी में हाँ, जब हमें गुस्सा आता है, जब हम निराश होते हैं, जब कोई हमें दुख पहुंचाता है या जब हम किसी काम में फेल हो जाते हैं, उन पलों में हमारी पहली प्रतिक्रिया, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर तो हम हालात को कोसते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। हाँ, या खुद को बेचारा महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो क्या हम एक पल रुककर सोच सकते हैं कि इस स्थिति में मेरा चुनाव क्या है? मैं कैसे रिएक्ट करना चुन सकता हूँ? अपनी प्रतिक्रिया चुनना। हाँ, कैसे हम अपनी छोटी छोटी रोज की प्रतिक्रियाओं में, अपनी सोच के तरीके में, अपनी भावनाओं को समझने और संभालने में उस अंदरूनी आज़ादी को बनाए रख सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं, जिसकी बात डॉक्टर एगर इतनी शिद्दत से करती हैं। ये सोचने वाली बात है कि कैसे हम अपनी जिंदगी के हर दिन में ज्यादा होश में रहकर अपने चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।